हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 6 है और इसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो आप हेडिंग डालें अपनी बुक कॉपी में, म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, जैसे ये हमारा कॉइल है एक, और इस कॉइल में हम ये करंट के लिए कनेक्शन है, कनेक्शन देने के लिए है, बैटरी इसमें लगा के यहाँ कनेक्शन दे सकते हैं। इसमें ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये वाइंडिंग है। ओके, हमने मान लीजिए इसमें एक बैटरी लगाई और एक स्विच लगा दो। इसमें जब स्विच ऑन करोगे तो इसमें करंट इंक्रीज होगी। मान लीजिए इस तरफ से करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। तो जो अगर मान लो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा एंटी क्लॉक में, वो इस तरफ जाएगा, क्योंकि इधर नॉर्थ होगा एंटी क्लॉक में, तो नॉर्थ से लाइनें ऐसे निकलती हैं और इधर साउथ पर जाएंगी। अगर इसके सामने हम एक कॉइल और रख दें सर्कुलर, बिल्कुल इसी की तरह, तो क्या होगा कि इससे जो लाइनें निकलेंगी वो उस कॉइल के अंदर से होके जाएंगी। ये कॉइल मान लीजिए, देखिए इस कॉइल के अंदर से होके जाएंगी। तो जब इसमें हम करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इससे प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। स्विच ऑन करते समय इंक्रीज होगा, स्विच ऑफ करते समय डिक्रीज होगा। तो सामने अगर जो कॉइल रखा हुआ है तो इससे रिलेटेड फ्लक्स भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, क्योंकि इससे लाइनें निकलकर इसी में से होकर जाएंगी। ठीक, तो जब इसमें फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो यहाँ पर ध्यान दें, हम इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ये नेवरिंग कॉइल है और इसके पास में ये कॉइल रखा हुआ है। ठीक, तो एक बात और ध्यान देना, अगर हम इसकी, आप ऑटोमेटिक बाद में इसको थ्योरी में भी नोट करेंगे, डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं तो इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ही नहीं, बहुत दूर कर दोगे। या हम इसको ओरिएंटेशन चेंज करें, देखो हम हॉरिजॉन्टल कर दें, अब नहीं लाइनें ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लाइनें क्रॉस होंगी यहाँ से निकलकर। ऐसे होगा तो लाइनें टोटल इस तरह से बिल्कुल इसी के पैरेलल ऐसे रख दो। अगर हम दूसरा कॉइल ऐसे रख देंगे तो इधर वाले कॉइल से जो आएंगी लाइनें वो इतनी इसमें से एंटर नहीं कर पाएंगी। इसका मतलब इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट इस समय बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है कि कॉइल आमने सामने जो रखे हैं वो कैसे रखे गए हैं। ठीक है ना, तो इस पे प्लेसिंग पर भी डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पर भी डिपेंड करेगा। बोर्ड में पूछा जाता है कि किस किस पर डिपेंड करता है, तो आप पहले ऐसा करें, म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन को नोट करें। देखिए, वेन एवर द करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल, whenever the current passing through a coil or circuit changes the magnetic flux linked with the magnetic flux linked, कॉमा लगा के लिखें, the magnetic flux linked with the neighboring coil will also change. Magnetic flux linked with the neighboring coil will also change. Hence an EMF will be induced. Hence an EMF will be induced in the neighboring coil or circuit. Hence an EMF will be induced in the neighboring coil or circuit. This phenomena is called mutual inductance. This phenomena is called mutual inductance. The coil in which current changes, the coil in which current changes is called primary coil. The coil in which current changes is called primary coil, and the other in which EMF is set up
and the other in which EMF is set up is called secondary coil. देखिए, नोट कर लिया, ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, ठीक। इसमें हमने एक बैटरी अटैच की है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें करंट 0 से आई इंक्रीज होगी। पहले करंट 0 होगी जब स्विच ऑफ है, जब आपने स्विच ऑन कर दिया तब करंट इसमें आई हो जाएगी। इससे इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमने ऐसे बना ली हैं, इनको एग्जैक्ट नहीं बनाया नॉर्थ साउथ की तरह है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इससे जो लाइनें यहाँ जा रही हैं ये सेकेंडरी से भी पास होंगी, ये सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो प्राइमरी में जब हम करंट को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, ये हमने स्विच ऑन किया है, तो फ्लक्स इसमें इंक्रीज होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ऐसे डायरेक्शन में होगा कि वो अपने कॉज का अपोज करे। लेंज लॉ हर जगह लगेगा। जैसे अगर ध्यान दें, अगर इस तरफ नॉर्थ है तो और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इधर नॉर्थ बनेगा, जिससे कि नॉर्थ नॉर्थ अपोज करें, और मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीजिंग का अपोज होगा। समझ गए होंगे आप, डायग्राम बना लें। नंबर ऑफ जो टर्न होते हैं वो हम सेकेंडरी में, प्राइमरी में NP लिख दे रहे और सेकेंडरी में NS लिख दे रहे, नंबर ऑफ टर्न, S मीनिंग सेकेंडरी। लिखिए फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी, फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी। देखिए टोटल फ्लक्स लिंक्ड सेकेंडरी में NS और एक कॉइल में है phi-s सेकेंडरी, और टोटल नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई करें और प्राइमरी में करंट के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों, करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, उससे फ्लक्स बढ़ेगा। इसे जब हम इक्वल करते हैं, बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन की तरह है, जब हम इसको इक्वल करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल कैपिटल M आएगा। जैसे वहाँ L लिखते थे वैसे यहाँ कैपिटल M लिखे। M इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या सिंपली म्यूचुअल इंडक्शन बोल देते हैं। M इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लिखा। M is called coefficient of mutual induction it is the total flux linked with the, it is the total flux linked ये हो गया टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी। क्या लिखा, इट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी पर यूनिट करंट इन प्राइमरी, पर यूनिट करंट सेकेंडरी पर यूनिट करंट इन द प्राइमरी। ये देख लें, टोटल फ्लक्स लिंक्ड इन द सेकेंडरी पर यूनिट करंट डिवाइडेड बाय IP, पर यूनिट करंट प्राइमरी। इसमें थोड़ा प्राइमरी सेकेंडरी का ध्यान रखना पड़ेगा। लिखिए कैपिटल M डिपेंड्स ऑन द, कैपिटल M डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ टू कॉइल। ज्योमेट्रिकल शेप, सर्कुलर है, स्क्वायर है, कि किस शेप में है, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ टू सर्किट, कॉमा देयर प्लेसिंग। अभी हमने आपको बताया था एक कॉइल यहाँ है, दूर रख दोगे तो कम हो जाएगा इफेक्ट, और फिर ये सर्कुलर है कि स्क्वायर में है कि रेक्टेंगल है। लिखा देयर प्लेसिंग, कॉमा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कैसा है, दूसरा कॉइल सामने ऐसे है या 90 पर है, इसमें मिनिमम फ्लक्स होगा एसोसिएटेड, ऐसे मैक्सिमम।
इसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं, अभी बताएंगे। अगर प्राइमरी ये वाइंडिंग की है और इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग लगा दें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्स एसोसिएटेड होगा सेकेंडरी से, क्योंकि जो लाइनें यहाँ से निकलेंगी और ऐसे आएंगी यहाँ पर, वो सेकेंडरी तो इसी के ऊपर है, तो सेकेंडरी से पूरी पूरी एसोसिएटेड होगी, बहुत कम लीक होगा। भाई इसके ऊपर अगर बाइंडिंग कर दोगे सेकेंडरी, तो प्राइमरी से, ये है अंदर वाला जो रेड कलर का है, इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग है। मान लीजिए एंटी क्लॉक करंट है, नॉर्थ बना, तो लाइनें यहाँ से निकल के इधर से आएंगी, सेकेंडरी तो अंदर ही है उसके, समझ गए ना। हाँ, म्यूचुअल हो गया ये, क्योंकि दूसरे कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, वो भी दूसरा है कॉइल, प्राइमरी के ऊपर लगा हुआ है सेकेंडरी। क्या लिखा, कॉमा लगा के, ओरिएंटेशन एंड नंबर ऑफ टर्न, एंड नंबर ऑफ टर्न। देखिए बाई फैराडे लॉ, फैराडे लॉ E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी होता है। सेकेंडरी है इसलिए एस लगा दिया, एन को अंदर सेट कर लें, एन एस फाई एस अपान डी टी माइनस, और एन एस फाई एस की जगह, ये टोटल फ्लक्स की जगह रख दे एम आई पी। हम यहाँ पर फिलहाल आपके सिलेबस में म्यूचुअल इंडक्टेंस को कांस्टेंट लेते हैं, इसको बाहर करें डिफरेंशिएशन साइन के, और डी आई पी बाई डी टी, ये फार्मूला बन गया न्यूमेरिकल के लिए। आप मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आप इससे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ई अपान डी आई पी बाई डी टी। इससे भी म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। माइनस साइन केवल लेंज लॉ के अकॉर्डिंग टू है और उसको शो करता है, आप माइनस चाहे लगा दें लेकिन कोई पर्पज नहीं है, अपोजिशन शो करता है, ठीक है। फार्मूला जैसे सेल्फ इंडक्शन में था वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन में है। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, mutual inductance is numerically equal to induced EMF in secondary per unit rate of change of current, per unit, इसी से बना रहे डेफिनेशन, induced EMF per unit rate of change of current in primary, per unit rate of change in primary। नोट किया, नीचे और पॉइंट्स नोट करें। देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम, RECIPROCITY, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, CIPROCITY, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। देखिए हमारे जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, वो आपने जो यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है वो सेकेंडरी में है ड्यू टू प्राइमरी, लेकिन सेकेंडरी के ड्यू टू भी प्राइमरी में होता है, क्योंकि जब इसमें इंड्यूस होता है तो यहाँ पर वेरिएशन होगा फ्लक्स का, उसमें यहाँ पर भी इफेक्ट जाता है। हम यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे सिलेबस में लेते हैं वो प्राइमरी का ड्यू टू सेकेंडरी और सेकेंडरी का ड्यू टू प्राइमरी, उसको हम इक्वल लेते हैं अपने सिलेबस में, ठीक है ना। तो हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं थ्योरम आपको। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी का ड्यू टू सेकेंडरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी ड्यू टू सेकेंडरी, अगर प्राइमरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा तो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी के और फ्लक्स भी प्राइमरी में डिवाइड अपॉन dt, आप समझ गए होंगे। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी ड्यू टू सेकेंडरी है, PS लिखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी ड्यू टू सेकेंडरी। ठीक इसका अपोजिट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी, इसमें NS d∅s अपॉन dt। रेसिप्रोसिटी थ्योरम है कि MPS इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी का सेकेंडरी और सेकेंडरी का प्राइमरी, दोनों को इक्वल करके कैपिटल M लेते हैं अपने सिलेबस में। ये
रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और नीचे केवल यहाँ डायरेक्ट लिख दो। ये यहाँ पर हमारे यहाँ ये दोनों इक्वल लेते हैं। एमपीएस का मीनिंग है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी ड्यू टू सेकेंडरी। ठीक इसी तरह से इसका रिवर्स होगा, सेकेंडरी ड्यू टू प्राइमरी। वो दोनों इक्वल लेते हैं हमारे सिलेबस में। मतलब कहीं अगर अलग हो, बस एजम्पशन होते हैं थ्योरी में, नहीं तो क्या अभी इंजीनियरिंग का कौन पढ़ रहे हैं, हम लोग 12th का पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में अलग अलग। नेक्स्ट लिखा है, इफ द टू coils having self inductance, if the two coils having self inductance L1 L2, अभी दो कॉयल बनाए थे प्राइमरी सेकेंडरी, उन्हीं को समझ लेना। if the two coils having self inductance L1 L2, then mutual inductance M is equal to K root L1 L2। ये फार्मूला है और ये बोर्ड में भी है, इसको ध्यान रखना। If the two coils having self inductance L1 and L2, then M is equal to K root L1 L2। लिखिए K is called coefficient of coupling। यहाँ पर K की वैल्यू 0 लेस देन और 0 लेस देन K लेस देन 1, यानी 0 से 1 के बीच में होती है। अभी बता रहे हैं क्या लिखा, K is called coefficient of coupling, COUPLING, कपलिंग। देखिए आप इसका मीनिंग यहाँ समझ जाएंगे कि अगर एक ये प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल ये है, कितने एंगल पर है दोनों, 90 डिग्री। इस समय कपलिंग बहुत कम होगी, क्योंकि इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो सेकेंडरी से पास नहीं होगा। समझ गए होंगे ना, हम इसको सामने बना दे रहे हैं जिससे कि आपको ये न लगे कि हमने नीचे रख दिया है, यहाँ रख दे रहे हैं। ये अब भी बहुत कम होगा, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। समझ गए होंगे बात ना। इस समय जो K होगा वो नियरली 0 होगा, ये है सेकेंडरी। ठीक, इसमें K नियरली 0। ठीक, आइडियल केस नहीं हो सकता इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ इसका फ्लक्स इससे जरूर जाएगा। और मैक्सिमम कब होगा, देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग और इसी के ऊपर सेकेंडरी। जैसे हमने अभी बताया था, ये कॉइल है रेड कलर, इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग है, इसी के ऊपर ये टेप लगा है, इसके ऊपर सेकेंडरी भी लपेट दो तो सबसे अच्छी कपलिंग होगी। ठीक है, लगभग टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड होगा। दूसरे कलर से बना दे रहे, देखो ये बना दिया, आप डॉटेड करके बना लेना। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी यहाँ बना दिया। इसमें K की वैल्यू नियरली 1 होगी, एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकती है। थोड़ा बहुत फ्लक्स जो है वो इधर उधर लीक हो जाता है। हाँ जल्दी लिखो, फटाफट दोनों डायग्राम बनाएं आप और नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंच जाएं। यानी कि ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कि उसको कैसे किया गया है और दोनों वाइंडिंग किस तरह से ओरिएंटेड हैं, इस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करेगा, प्लेसिंग पर डिपेंड करेगा। बना लिया। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करें आप। नेक्स्ट पॉइंट में लिखें नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इसका यूज जो है वो कई जगह होता है, रियोस्टेट में भी करते हैं और जो तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उसमें भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आप ये वाइंडिंग करते हैं वहाँ पर जो वायर होते हैं ये, इसमें इंडक्शन के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इसी वाइंडिंग को हम वापस रिवर्स ले आते हैं।
ऐसे करके हमने डॉटेड से रिवर्स बना दिया। ये इससे क्या होगा, अगर एक वायर में करंट क्लॉकवाइज है तो जब रिवर्स आ गई तो उसमें करंट एंटी क्लॉक हो गई। जैसे ये वायर में करंट गई, इसमें ये नीचे आ रही, इसमें ऊपर बना ले रहा है, ये हो गई। समझ में आ गई। इससे क्या होगा, इंडक्शन का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्लॉक और एंटी क्लॉक मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे इफेक्ट को। लेकिन इसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा, इंडक्टेंस जो है वो नियरली जीरो हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो बना रहता है। ठीक है ना। हमने आपको सेल्फ इंडक्शन में ये बात बताई थी कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो उसमें भी होता है सेल्फ इंडक्शन, लेकिन अगर कॉइल बना दोगे तो उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें फ्लक्स एसोसिएटेड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रेजिस्टेंस रियोस्टेट बॉक्स में अगर आपसे पूछा जाए, वैसे हम नोट भी करा देंगे, रियोस्टेट बॉक्स और ये सब जो होते हैं उनमें जो वाइंडिंग की जाती है वो डबल वाइंडिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि जो इंडक्शन का जो इफेक्ट है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। रेजिस्टेंस बॉक्स में भी यूज करते हैं। बना लिया डायग्राम, नीचे जरा नोट कर दें, लिखिए इन रेजिस्टेंस बॉक्स, यही नोट करा दे रहे, इन रेजिस्टेंस बॉक्स ए डबल वायर इज बाउंड, in resistance box a double wire is wound in wooden cylinder, in wooden cylinder, current at every place flows in opposite direction, इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा एसोसिएटेड एक से जो बनेगा क्लॉक और एंटी क्लॉक का। ये समझ गए ना। क्या लिखा, करंट फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स जीरो, हेंस फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑलवेज रिमेन्स जीरो। इसे नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग भी बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। इसमें करंट इंक्रीज करो डिक्रीज करो कोई इंडक्शन का इफेक्ट नहीं होगा, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। लिखिए द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स नेग्लिजिबल, द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस becomes negligible, effect of self inductance becomes negligible। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, देखिए अगर किसी वायर का सेल्फ इंडक्टेंस जीरो है, नोट करें नेक्स्ट पॉइंट, इफ एल इज इक्वल टू जीरो, अगर सेल्फ इंडक्टेंस जीरो है तो एम जरूर जीरो होगा, क्योंकि √L1 L2 है। इफ L is equal to 0 then M is equal to 0। A system cannot have mutual inductance, a system cannot have mutual inductance without having self inductance, a system cannot have mutual inductance without having self inductance, बट इफ एम इज इक्वल टू जीरो, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो है, वो जीरो हो सकता है 90 पर रख दें या बहुत प्लेसिंग दूर कर दो, तो एल मे आर मे नॉट बी जीरो, बट यानी रिवर्स ट्रू नहीं है। बट इफ एम इज इक्वल टू जीरो देन एल मे आर मे नॉट बी जीरो। बट इफ एम इज इक्वल टू जीरो देन एल may or may not be zero, it may be possible k is equal to 0, k क्या है, coefficient of coupling, it may be possible k is equal to 0,
नोट किया। नेक्स्ट लिखिए कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए कॉइल्स, ये एक कॉइल है और ये दूसरा कॉइल है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, L2 है, शॉर्ट में करना है। इसका नेट ईएमएफ यहाँ E है, इसमें इंड्यूस्ड E1 है, इसमें E2 है। तो E इज इक्वल टू होगा E1 प्लस E2। बिल्कुल ये रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉप लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कॉइल 1 और 2 लिए हैं। ध्यान दें E1 की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, माइनस L1 di/dt। करंट दोनों में सेम होगी, सीरीज में है, ठीक। और ये भी ले रहे हैं M12। M12 का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 ड्यू टू 2, ठीक है। दोनों ले रहे हैं सेल्फ और म्यूचुअल। ये di/dt, ये हमने E1 नोट किया है टोटल, प्लस E2 को बिल्कुल इसी तरह E2, उसमें क्या लिखेंगे, माइनस L2 di/dt माइनस M21 di/dt। यहाँ पर M12 अभी लिखाया था रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इन्हें दोनों को M के इक्वल लेंगे। तो di/dt कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में आ गया L1 प्लस L2 और प्लस ट्वाइस M। चेक कर लेना, L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M यहाँ ऊपर लिखेंगे। ये सेल्फ है और ये म्यूचुअल, दोनों लिए इफेक्ट हैं। वो सेल्फ और दूसरे का, और वो म्यूचुअल। यह म्यूचुअल भी साथ साथ रहेगा, आमने सामने कॉइल है सीरीज में, तो म्यूचुअल का इफेक्ट नहीं जाएगा क्या यहाँ पर? जब करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगी तब। तो हमने ये लिखा है E इज इक्वल टू माइनस di/dt L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M। अब नेट इफेक्ट अगर L है, नेट इंडक्टेंस इज इक्वल टू L है, तो E इज इक्वल टू माइनस L di/dt होगा। इसमें यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें तो di/dt कैंसिल हो गया, L इज इक्वल टू हो गया L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M। अगर कैपिटल M को जीरो कर दें तो फिर सीधे L1 L2 लगा दें, सीरीज रेजिस्टेंस की तरह आपका फार्मूला बन गया। ये बना लिया डायग्राम, कोई बात नहीं। इसमें फार्मूले में ध्यान देना, अगर M इज इक्वल टू जीरो कर दें तो फार्मूला सीधे लग जाएगा। और इसका देखिए, ये डेरिवेशन जो हमने कराया है इसे बोर्ड में नहीं आएगा, इसका रिजल्ट ध्यान रखें। और सभी लोग कॉम्पिटिटिव वाले भी केवल समझ लें और इसके रिजल्ट को ध्यान रखें, डायरेक्ट जो है वो क्या है, केवल ये समझ लें इसको कैसे निकाला गया है। अगर यहाँ पर M इज इक्वल टू जीरो है तो सीधे L1 प्लस L2, फिर अगर अदर पैरामीटर है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 लगाते चले जाएं। L जीरो होगा तब तो M भी जीरो हो जाएगा, अभी लिख चुके हो पॉइंट, इसलिए वो हो ही नहीं सकता है। म्यूचुअल का इफेक्ट निगलेक्ट किया गया है, आप समझ गए ना बात को। इसमें जरा एक पॉइंट पर ध्यान देना, क्या नहीं हो सकते हैं? अरे L1 सेल्फ इंडक्टेंस है अपने ही कॉइल में, कॉइल ना रखो हो जाएगा तो फिर फार्मूले ही नहीं बनाओ, ठीक है ना। तो फार्मूला बनाना है ना, तो फिर रखना है दोनों कॉइल को। यहाँ देखिए, ये एक कॉइल था, अब की बार हम दूसरा कॉइल, ध्यान से समझना बात को, इधर से करंट लाए और ये रिवर्स करके ऐसे रख दिया, ये सीरीज है। अरे ये कॉइल है, इसमें करंट जा रही है ऐसे, ये आई करंट है, इधर से घूम के करंट इधर उल्टे हो गई, इसमें क्लॉक तो उसमें एंटी क्लॉक होगी। ऐसे में जो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला है L1 प्लस L2 वो प्लस ट्वाइस M हो जाएगा। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव होगा, इसलिए एक पॉइंट ध्यान रखना कि म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, ये समझ गए होंगे आप बात, रिवर्स हो गई इधर से करंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपके सामने है माइनस M लिया गया है, और आप समझ भी गए होंगे कि क्यों लिया गया है।
ये कौन सा कनेक्शन था? सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट लिखें पैरेलल कनेक्शन। ने नोट कर लिया? नेक्स्ट लिखें पैरेलल कनेक्शन। केवल रिजल्ट ध्यान रखना है, और पैरेलल को आप डायरेक्ट हम करा दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे, वो डेरिवेशन रेजिस्टेंस की तरह है। पैरेलल कनेक्शन में जो कॉइल होंगे, जैसे ये आपका कॉइल है, दूसरा कॉइल ये है, ये समझ गए होंगे पैरेलल हो गया। इसमें करंट आई होगी तो इधर करंट जाएगी I1 और इसमें करंट जाएगी I2। इसका इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस L2। ठीक है ना? करंट I1 ये बिल्कुल उसी की तरह है। क्या करेंगे? I = हो जाएगा I1 प्लस I2। इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो di/dt = di1/dt प्लस di2/dt। और पैरेलल में है जो EMF E होगा वो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं ले रहे हैं। di1/dt = -L2 di2/dt। पैरेलल है, इक्वल होगा, और नेट इंडक्टेंस अगर L लेंगे तो di/dt के भी इक्वल होगा। जरा समझ के करना है। यहाँ पर यहाँ से di1/dt की वैल्यू कितनी होगी? E/L1 माइनस में। इसकी वैल्यू कितनी होगी? di2/dt की E/L2 होगी ना। और नेट की कितनी होगी? E/L। वो वैल्यू यहाँ पर सभी पुटअप कर दें। ठीक, यानी di1/dt की वैल्यू होगी -E/L1, di2/dt की वैल्यू होगी -E/L2, और di/dt की वैल्यू होगी -E/L। इसमें सभी वैल्यू पुटअप करें, E कैंसिल हो जाएगा, -E/L1 -E/L1 -E/L2, ये E/L होगा। E कैंसिल हो गया, फार्मूला बन गया 1/L = 1/L + 1/L2। अगर मोर देन 2 हो तब भी ये लगा देना। इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का टिपिकल डेरिवेशन होता है, वो नहीं बताया है। ठीक है ना? यहाँ पर हम फार्मूला आपको लिखा दे रहे हैं। लिखिए, इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आल्सो इफेक्टिव लिखिए इन दिस केस इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आल्सो इफेक्टिव, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह फार्मूले हैं सेल्फ इंडक्टेंस के, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बोर्ड में देंगे भी नहीं, वो सेल्फ का ही देंगे। सीरीज में L = L1 + L2 + L3, पैरेलल में 1/L = 1/L1 + 1/L2। समझ गए ना? क्या लिखा? इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आल्सो इफेक्टिव देन L = L1, ठीक से नोट करना इसको, L1 L2 - M² डिवाइडेड बाई L1 + L2 + 2M। L1 + L2 बोर्ड में काम का नहीं है, केवल कम्पिटिटिव के लिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है? बोलो। शेप, साइज, सेपरेशन बिटवीन, ठीक है ना, और मटेरियल जिस पर आप बाइंडिंग कर रहे हो वो भी ध्यान रखना। वहां पर नोट किया था किस किस पर डिपेंड कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस? हाँ, ज्योमेट्रिकल शेप समझ गए, शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न, ओरिएंटेशन, ठीक है ना, और वो भी है कि मटेरियल किस पर बाइंडिंग कर रहे हैं। वहां लिख दें आप परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कोर, permeability of the material of the core। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, हम एक लेक्चर और करेंगे, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डालें। ओके।